आज रेगुलर क्लास का लास्ट क्लास। आज के बाद रेगुलर क्लास आपका बंद हो जाएगा। वो जो आप 3200 रुपया दिए थे वो आज हो जाएगा सोल बोल। समझ गए? तो रेगुलर क्लास का बस 40 मिनट ही बचा हुआ है। पिछला 1 साल से आप लगातार कंटिन्यू जुड़े हुए थे और ये बात बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। इस लास्ट क्लास में बस 2-3 बात ही है जो इम्पोर्टेंट, बाकी चीज़ें याद करने वाली बात है। और पी ब्लॉक में देख ही रहे हैं कि अब थोड़ा बोरिंग फील होता है, चूँकि यह चीज़ें रटने वाली ज़्यादा है। तो इसमें मॉडल सेट में ना 2-3 क्वेश्चन पूछा है। जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को हम बाद में करा लेंगे। पहले आप ओवरऑल पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि क्वेश्चन क्या है। वर्ग 17 के तत्व आज स्टार्ट करना था। हमको लगता है वर्ग 17 तक हम लोग पहुंचे थे पिछला क्लास में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने है। इस समय तो ऐसे भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन आर मेंबर ऑफ ग्रुप 17। आप याद कीजिए ग्रुप 17 में ही ना उपस्थित है ये सारा तत्व, और वर्ग 17 को ही ना हेलोजन कहा जाता है। एटॉमिक रेडियस से संबंधित बात है। ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो जो सबसे नीचे होगा उसका परमाणु आकार सबसे बड़ा होगा, उससे जो ऊपर होगा उसका उससे छोटा, जो सबसे ऊपर होगा उसका सबसे छोटा। इसीलिए देखिए फ्लोरीन का सबसे छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का उससे बड़ा और एस्टेटाइन का सबसे बड़ा। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जिसका आकार सबसे छोटा होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा, तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। ऐसे भी आप जानते होंगे कि फ्लोरीन दुनिया का सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। और एक बात और याद रखिएगा फ्लोरीन के बारे में, जो कि क्वेश्चन बराबर आते रहता है। फ्लोरीन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 फिक्स है। इसके अलावा इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में नहीं होता है। जैसे F2 रहेगा, F2 रहेगा तो मान लीजिए 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरह के एलिमेंट आपस में जब जुड़ते हैं तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। लेकिन यदि फ्लोरीन किसी यौगिक के अंतर्गत है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होता है। ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। कारण है कि फ्लोरीन हमेशा एक ही बंधन बनाता है, तो इस पर केवल एक ही चार्ज क्रिएट होगा। और दूसरा, फ्लोरीन से अधिक वैद्युत ऋणात्मक कोई है ही नहीं, तो इस पर हमेशा कैसा चार्ज उत्पन्न होगा? माइनस। इसलिए इसका एक बंधन के कारण 1 यूनिट चार्ज और सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक होने के कारण माइनस चार्ज, यानी इस पर हमेशा -1 चार्ज ही आता है। इसीलिए जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा -1 होता है। तो याद रखिएगा फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 निश्चित है, हमेशा -1 ही होता है। तत्व के भौतिक गुण के बारे में लिखा हुआ है कि इस वर्ग के सभी तत्व अधातु हैं। सबका सब अधातु है। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, Br2 ब्रोमीन द्रव है और आयोडीन जो है यह ठोस है। सभी हेलोजन रंगीन होते हैं। फ्लोरीन पीला रंग का होता है, क्लोरीन हरा पीला होता है, ब्रोमीन लाल द्रव बनाता है और ये आयोडीन जो है ये बैंगनी रंग का होता है। फ्लोरीन तथा Cl2 पानी से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन ब्रोमीन तथा आयोडीन पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। रासायनिक गुण में सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था है। देखिए वही बात लिखा हुआ है, सभी हेलोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि Cl, Br तथा I +1, +3, +5 और +7 भी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर स्पेलिंग में एरर है, आप देख लीजिएगा उसको। सब हेलोजन देखो, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, सब -1 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ना, ये +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +5 भी शो करता है और +7 भी शो करता है। एक्चुअल में ये एक्साइटेड स्टेट में ऐसा करता है, जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया था। हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, हेलोजन के सभी तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन के हेलाइड का निर्माण करते हैं। जैसे Hi बनेगा, HBr बनेगा, HCl बनेगा, Hi बनेगा, यही सब चारों के साथ बनेगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। एसिडिक स्ट्रेंथ, अब बताइए फ्लोरीन के साथ, ये बात तो आप ऑर्गेनिक में भी पढ़े हैं कि हाइड्रोजन के साथ जब फ्लोरीन जुड़ता है हाइड्रोजन के हेलाइड को बनाता है, तो HF, HCl, HBr और Hi में सबसे अधिक अम्लीय होता है Hi, इससे कम होता है HBr, इससे कम होता है HCl, सबसे कम होता है
HF। ये दोनों तो पानी में नॉर्मली टूट भी जाता है, ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में टूट भी जाता है, ये तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में टूटता भी नहीं। याद करो ZnCl2 लेना पड़ता था तोड़ने के लिए, अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन होता था। और HF तो भारी पतित है, ये तो टूटता ही नहीं। आगे है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब आबंध की विखंडन ऊर्जा। अब बताइए, जो जो बंधन जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही अधिक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। HF जल्दी टूटता नहीं है, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम किसका होगा? HI का, क्योंकि वही तो आसानी से टूटता है। ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, हेलोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अलग अलग तरह के ऑक्साइड का निर्माण करता है। ऑक्साइड आपके सामने निम्नलिखित रूप से है। धातु के प्रति अभिक्रियाशीलता, MgBr2 बनाएगा, जैसा वैलेंसी रहेगा, जैसे NaCl, CaCl2, जिस मेटल का जैसा वैलेंसी रहेगा वैसे उसके साथ ये जुड़ेगा, क्योंकि सबका वैलेंसी -1 होता है। आगे है क्लोरीन, आपको क्लोरीन के बारे में पढ़ना है। क्लोरीन का प्रिपरेशन का रिएक्शन लिखा हुआ है, MnO2HCl के साथ रिएक्शन करता है तो Cl2 बनाता है। यहाँ भी Cl2 बन रहा है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन डेकॉन विधि है। डेकॉन विधि के द्वारा कैसे बनाते हैं, देखिए लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ HCl विथ एटमॉस्फेरिक एयर इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिस्ट एट 723 केल्विन टेम्परेचर। मतलब HCl जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है CuCl2 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्लोरीन प्रचुर मात्रा में बनता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बड़े पैमाने पर बनाना, और नॉर्मल प्रिपरेशन का मतलब होता है यदि थोड़ा बहुत आप बनाना चाहते हैं तो। इसी को डेकॉन विधि कहा जाता है। वैद्युत अपघटन प्रक्रम से भी Cl2 बनता है। NaCl को मेल्ट कर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिए, एक रॉड पर सोडियम जमा हो जाएगा, एक रॉड पर क्लोरीन जमा हो जाएगा। इसका गुण लिखा हुआ है, यह हरित पीली गैस है, यह पानी में विलय है। ये सब चीज़ आप खुद से पढ़िएगा तो हमारे ख्याल से टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है, और यदि आप रट सकते हैं तो रट लीजिएगा। हालांकि हम नहीं कहेंगे रटने, ये सब पूछता नहीं है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा देखना हो तो देख लीजिए। ये सब केमिकल रिएक्शन है, किसके साथ कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन करता है, तो इस पर हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये सब रटने का विषय वस्तु होता है। रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के साथ CH4 Cl2 के साथ रिएक्शन करता था, याद करो। इसी को ना हम लोग हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कहा करते थे, तो सेम वही रिएक्शन है। Cl2 का ऑक्सीकारी गुण, Cl2 जो है H2O के साथ रिएक्शन करके HCl बनाता है और HOCl बनाता है। HOCl टूटता है HCl में और O में। इसी O को, सिंगल O को नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। नेसेंट ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन काफ़ी अनस्टेबल होता है, ये जरूर किसी न किसी से जाके जुड़ जाएगा, और जिससे जाके जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसीलिए इसको ऑक्सीकारक कहा गया। ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब नवजात ऑक्सीजन के कारण ही Cl2 किस तरह का गुण को प्रदर्शित करता है? ऑक्सीकारक गुण को। इसमें अलग अलग चीज़ों को ऑक्सीडाइज करवाया है Cl2 से। Na2SO3 को कन्वर्ट कर दिया किस में? Na2S4 में। ये केमिकल रिएक्शन करवा के करवाया। अब सब में देखिएगा सबका ऑक्सीकरण हो रहा है। Cl2 का विरंजन गुण, यह रंगीन पदार्थ को विरंजित कर रंगहीन कर देता है। जैसे कोई रंगीन कपड़ा ले लीजिए और उसमें Cl2 को डाल दीजिए, अब देखिएगा कि यदि वो लाल पीला हरा होगा ना, तो देखिएगा उसको सबको खत्म कर देता है। खत्म इसलिए कर देता है क्योंकि Cl2 ऑक्सीकारक है, ये कलर वाले कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करके कलर को वहां से निकाल देता है। इसीलिए कोई बहुत जोरदार धब्बा यदि लग जाता है ना कहीं दागों के रूप में, तो उसको इसी से साफ किया जाता है। लेकिन इसे साफ करने के बाद एक और परेशानी क्या होती है कि जो ओरिजिनल कलर होता है शर्ट का या कपड़ा का, वो ही खराब हो जाता है। आगे इसका उपयोग है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, इस सब के प्रिपरेशन में और पॉइजनस गैस के निर्माण में। आगे हाइड्रोजन क्लोराइड है। इस सब में से एक भी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बस बात इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या जो कि कितना होता है? -1। तो आप इस सबको मोटा मोटी देख रहे हैं, ये ठीक है। यदि आप याद कर सकते हैं तो आप, यदि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है तो कर लीजिएगा याद, लेकिन इसको नहीं याद करना है। जो कहेंगे उसको याद कीजिए, बाद बाकी इसका हम क्वेश्चन आंसर देंगे, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है देख सकते हैं इस रिएक्शन में। यह रंगहीन गैस है जो पानी में बहुत अधिक विलय है। यह पानी में आयनीकृत होकर H+ और Cl- देता है। इसी को हम H2O+ को ही ना लिख सकते हैं, H2O+ H+। यह अमोनिया से भी क्रिया कर NH4Cl देता है। यह सब नॉर्मल गुण है जो रिएक्शन से संबंधित है, इस सब में कोई ज़्यादा टेंशन होगा नहीं आपको। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देखो 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग HNO3 के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं, और इस बात को आप याद रखिएगा, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। आप लोग एक्वा रेजिया का नाम सुने होंगे, यही है ना? इसका सुनिएगा, इसका प्रॉपर्टी
ये होता है कि HCl का आप 3 भाग ले लीजिए और एक भाग ले लीजिए किसका, HNO3 का, इसका मिश्रण ले लो। ये सोना और प्लेटिनम जैसे धातु को भी अपने अंदर गला देता है। मतलब सोना और प्लेटिनम जल्दी किसी के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ होता है कि सोना और प्लेटिनम जैसी चीज़ों को भी गला देता है। आप देखते होंगे गांव देहात में वो सब साफ सफाई करने के लिए सोनार वाला आता है, नहीं आता है कि आभूषण जो साफ करवाइए, वो सब अम्लराज ही रखता है। वो क्या करता है, उससे कभी साफ नहीं करवाना चाहिए। वो क्या करता है, जैसे आप अपना चेन दिए उसको साफ करने के लिए, चेन गंदा था, वो क्या करेगा, थोड़ी देर तक अम्लराज में डुबा देगा उसको। ऐसा थोड़ी है कि अम्लराज में डुबाने के साथ ही तुरंत सब गल जाएगा। अम्लराज में डुबा के थोड़ा इधर उधर करेगा, 2-4 मिनट रखेगा, आप देखिएगा कि आपका जो चेन है एकदम चमचम बन के निकलता है, एकदम एकदम खना खन करेगा, एकदम बिल्कुल लगेगा नया जैसा। नया जैसा नहीं लगेगा, वो 4-5 ग्राम झाड़ दिया आपका सोना। क्या किया कि ऊपरला परत जो है वो पूरा का पूरा गलने लगा इस एक्वारेजिया में, और इस एक्वारेजिया को फेंकता नहीं है। ऐसा देखिएगा कि उस यदि साफ करेगा ना, तो ऐसा नहीं है कि जो पानी में साफ किया उसको वो फेंक दिया, वो पानी को संभाल के रखेगा वो। क्योंकि घर पर जाएगा तो उसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू पानी डालेगा, तो जितना भी सोना है सब प्रिसिपिटेट होकर नीचे जाके बैठ जाएगा। तो 2-4-5 ग्राम सोना तो ले लिया आपका। तो वैसी स्थिति में कोशिश रहना चाहिए कि किसी भी सोना वाले चीज़ों को किसी भी आलतू फालतू लोगों के हाथ में भी नहीं देना चाहिए। हाथ में भी देगा तो आपका नज़र से वो चुरा के कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा और बदल देगा वो। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। आगे इसका उपयोग है, मेडिसिन में इसका उपयोग होता है, लेबोरेटरी रिएजेंट में होता है, NH4Cl और ग्लूकोज के प्रिपरेशन में इसका निर्माण होता है। आगे है Cl का कुछ एसिड, इससे क्वेश्चन आता है। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HClO, स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखिएगा इसको। इसमें 4 होता है, पर क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड। देखिए ये क्लोरस वो था ना हाइपोक्लोरस, ये है क्लोरस, क्लोरिक, और ये क्या है पर क्लोरिक। फॉर्मूला देखिए याद कैसे होगा, HClO4, HClO3, HClO2, HClO। सब में एक हाइड्रोजन है और सब में एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, सब में। इस सब का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, कभी कभी इसका स्ट्रक्चर या नाम पूछता है। आगे देखेंगे अंतर हैलोजन यौगिक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है आपको, और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपसे पूछेगा कि अंतर हैलोजन यौगिक से आप क्या समझते हैं। जब दो अलग अलग तरह के हैलोजन आपस में जुड़कर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसी को अंतर हैलोजन यौगिक कहा जाता है। यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यदि आपके पास असाइनमेंट है तो आप इसको लिख लीजिए, तो इसको डिफाइन कर लीजिए। तो इधर देखो, I2 और Cl2 दोनों मिलकर क्या बना दिया, ICl, I2Cl2 ICl3 बनाया, I2F2 IF बनाया, IF3 बनाया। आप देख रहे हैं कि दो हेलोजन ही आपस में जुड़ के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। और यदि आप इसको और थोड़ा ढंग से समझना चाहें तो इधर देखिए, तो यहां देखेंगे Cl के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 ना होता है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 होता है। एक और क्लोरीन लीजिए, इसके भी बाहरी कक्षा में कितना, 7। अष्टक पूरा करने के लिए ये कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, एक एक का शेयरिंग करेगा। तो बताओ Cl के साथ जुड़ के Cl2 का निर्माण कर दिया। अब जरा सोचिए कि यदि हम यहाँ पर Cl नहीं लेकर यदि हम यहाँ पर आयोडीन ले लें, तो आयोडीन के बाहरी कक्षा में भी तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी इसी तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको अब हम Cl2 थोड़े कहेंगे, इसको हम ICl कहेंगे। और यही है अंतर। अंतर का मतलब होता है अलग अलग, हेलोजन मतलब हेलोजन कंपाउंड, अंतर हेलोजन कंपाउंड मतलब अलग अलग हेलोजन वाला कोई कंपाउंड है तो उसी को क्या बोलेंगे, अंतर हेलोजन कंपाउंड। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका परिभाषा होगा, जब अलग अलग तरह के हेलोजन आपस में जुड़कर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे अंतर हेलोजन यौगिक कहा जाता है। लिखा हुआ है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट हेलोजन। ठीक है, लिख लीजिए तो इसको, ये क्वेश्चन आएगा आपको आगे लिखेंगे। जब अलग अलग तरह के जब अलग अलग तरह के जब अलग अलग तरह के हेलोजन परमाणु जब अलग अलग तरह के हेलोजन परमाणु
आपस में जुड़कर आपस में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे अंतर हैलोजन तो उसे अंतर हैलोजन यौगिक कहा जाता है। तो उसे अंतर हैलोजन यौगिक कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखिए तो ICl3, IF7, ICl ETC। बाद बाकी इसका प्रिपरेशन यहाँ सामने में दिया हुआ है, कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। हालांकि ये बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन होगा नहीं आपको। प्रॉपर्टी देखो, सभी अंतर हैलोजन यौगिक सहसंयोजन प्रकृति के होते हैं तथा द्विपरमाणविक होते हैं। अंतर हैलोजन, दो हैलोजन परमाणु के बीच तो कोवैलेंट बॉन्ड ही ना बनेगा, सहसंयोजन बंधन बनेगा, इसीलिए द्विपरमाणविक होगा, केवल दो ही चीज आपस में जुड़ पाएगा। आगे है वर्ग 18 के तत्व। आप याद कीजिए, वर्ग 18 के तत्व सारे के सारे नोबेल गैसेस हैं, और नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन है कि हीलियम का 1s2 होता है, बाद बाकी सब में 2s2 2p6 3s2 3p6 कुछ ऐसे ही ना होगा। तो ये कन्फिग्रेशन है। सभी वर्ग 18 के तत्व गैस हैं और Rn को छोड़कर सभी वायुमंडल में पाया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, कौन है वो? Rn। ये सब क्वेश्चन एस्टेट में पूछता है इस टाइप का। तो ये जो Rn है, रेडॉन, ये नहीं पाया जाता है। रेडॉन का निर्माण होता है रेडियो एक्टिव 6 से। रेडियम जब टूटता है ना, तो एक मॉलिक्यूल, एक एटम हीलियम का देता है और एक एटम Rn का देता है। आगे है एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या देखिएगा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बड़ा होता जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, साइज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही कम होगा। तो जिसका साइज सबसे छोटा है आयनाइजेशन एंथैल्पी उसका सबसे ज़्यादा है, बाद बाकी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। प्रॉपर्टीज, दे आर कलरलेस गैसेस, मतलब उसमें कोई रंग नहीं होता है। विच इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत ही कम पानी में घुलता है। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका द्रवनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है। दे आर वेरी लेस रिएक्टिव हैंस कॉल्ड नोबेल गैस, यह बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए उसको अक्रिय गैस कहा जाता है। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि बट जेनन अंडर सर्टेन कंडीशन रिएक्ट्स विद फ्यू एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन टू फॉर्म फ्लोराइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स। ध्यान रखिएगा, वर्ग 18 का तत्व वैसे तो अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन एकमात्र तत्व है जेनन जो कुछ रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन में कुछ गिने चुने यौगिक के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और वो भी सिर्फ किसके साथ? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। फ्लोरीन के साथ फ्लोराइड का निर्माण करता है और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ऑक्सीफ्लोराइड का निर्माण करता है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड भी बनाता है, XCO3 का भी निर्माण होता है। अब जैसे देखिए, फ्लोराइड्स ऑफ जेनन XeF2, XeF4, XeF6। जेनन फ्लोरीन से, जेनन फ्लोरीन से, जेनन फ्लोरीन से, तीनों बार तो फ्लोरीन से ही ना रिएक्शन कर रहा है, खाली कंडीशन अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है। 673 केल्विन, 873 केल्विन, 573 केल्विन, तो अलग अलग चीजों का निर्माण किया। ये सारा का सारा सॉलिड फेज में बनता है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, टेम्परेचर नहीं पूछेगा, टेम्परेचर से कंपाउंड बदल जाता है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछेगा आप उसके बारे में सुनिए। आपसे पूछेगा कि XeF2, XeF4 और XeF6 की संरचना कैसी होती है, आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो संरचना जब पूछेगा तो ये यहाँ का टॉपिक थोड़ी है, ये टॉपिक है 11th का, जो आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे वहां। इसमें आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, शेप पूछेगा, बॉन्ड पेयर पूछेगा, लोन पेयर पूछेगा, ये सब पूछेगा। खैर देख लेते हैं। आप ये बताइए कि जेनन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। दो गो फ्लोरीन के साथ जुड़ा, तो दो गो फ्लोरीन के साथ जोड़ देते हैं, जोड़ दिए। अब बताइए कि जेनन का कितना इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग ले लिया? 2, 1 2, बचा कितना? 6। लोन पेयर कितना? 3 3 न जे, लोन पेयर तो 3 न हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन 6 बचा, लोन पेयर 3 होगा। अब बताइए कि 3 हो गया लोन पेयर और 2 हो गया बॉन्ड, 3 2, इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन 1s 3p और 1d, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और sp3d के साथ कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर, इसका शेप हो जाएगा लीनियर। ये पूछता है क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही पूछेगा आपसे, तो ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप XeF4 ले लीजिए, XeF4 लीजिएगा तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि 4 को जुड़ जाएगा, तो 2 और फ्लोरीन को जोड़ दो, तो बचा लोन पेयर कितना, 2। इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। तो ये सब ना आपको नीचे में स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा। और ये निकालेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे। यदि मान लीजिए आपसे पूछ दिया हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन यही हम पूछते हैं आपसे, सिंपल आप एक क्वेश्चन लिखो, तो लिखो क्वेश्चन, XeF2 की संरचना की व्याख्या करें। XeF2 की संरचना की व्याख्या करें, तो बताइए क्या व्याख्या कीजिएगा। लिखिए, अभी तुरंत आप ये बात देख चुके हैं, इसका हाइब्रिडेशन क्या आया है, तो इसका क्या व्याख्या होगा पहले सुनना ध्यान से, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। हम कहेंगे कि XeF2 एक रेखीय संरचना होता है जिसमें Xe केंद्रीय परमाणु है और फ्लोरीन बाहरी परमाणु है। जेनन का यानी Xe का हाइब्रिड, इस यौगिक में Xe का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, जहां इसके पास कुल लोन पेयर की संख्या 3 होती है। फिर आपको वो स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। लिखिए तो इसका आंसर लिखेंगे, XeF2 की संरचना रेखीय होती है। XeF2 की संरचना रेखीय होती है जहां केंद्रीय परमाणु, जहां केंद्रीय परमाणु Xe होता है, होता है इस यौगिक में Xe का संकरण, संकरण जिसको आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, sp3d होता है, जहां इसके पास लोन पेयर की संख्या 3 होती है। XeF2 के संरचना को निम्न तरीके से दर्शाया जा सकता है। XeF2 के संरचना को निम्न तरीके से, XeF2 के संरचना को निम्न तरीके से दर्शाया जा सकता है। बताइए कैसे दर्शाएंगे। ये रहा Xe, एक फ्लोरीन इधर लगा दीजिए, एक फ्लोरीन इधर लगा दीजिए। ठीक, कितना लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर इधर दिखा देते हैं, एक लोन पेयर इधर दिखा देते हैं, और एक लोन पेयर इधर दिखा देते हैं। वास्तव में ये रहता कैसे है, आप इसको देखो। ये तीनों एक प्लेन में है, और फ्लोरीन जो है ये ऊपर है और एक फ्लोरीन नीचे है। इसी को हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर या रेखीय संरचना कहते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर।
अब अभी जो काम हम किए हैं XCF2 के लिए, क्या ये काम आप XCF4 और XCF6 के लिए नहीं कर सकते हैं? तो सुनिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन लिखाए का है, तनी मॉडल सेट खोल के देखिएगा। उसमें क्वेश्चन पूछा है तीसरा या चौथा नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि XCF2 की संरचना की व्याख्या कीजिए। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा है। तो ये 12th का बात तो था नहीं, ये 11 से संबंधित बात है, लेकिन पूछेगा तो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आगे हेल्प मिलेगा। असाइनमेंट में सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, खाली भाषा में लिखा हुआ नहीं है। तो भाषा में लिखा हुआ नहीं है तो भाषा खुद से बनाइए। चेंज करें इसको, इसे हम बता देते हैं कि मॉडल सेट का ये क्वेश्चन नंबर कितना है। और वैसे भी 14 में है, तब आगे है। इस बार जो मॉडल सेट निकाला है उसका 14 नंबर में बोल रहा है, शायद वही होगा भी, अब देखा है तो बोल रहा है। हाँ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, हेलोजन तो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, क्यों? अभी तुरंत नहीं ये बताया गया है। इसकी वैद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। ये जल के साथ रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी दूसरे को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसका गुण होता है किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, और यह दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है और खुद को अपकृत कर लेता है। हालांकि इस सब का आंसर हम लिखा देंगे जब इसका हम सेट करवा रहे होंगे तब। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटर हेलोजन से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण दें। अभी तुरंत नहीं लिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, XCF2 की संरचना का उल्लेख करें। क्या कर नहीं सकते हैं? यही ना उल्लेख अभी हुआ है। इसीलिए आपको बोले थे कि 2-3 चीज है जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है लास्ट क्लास में। अब देखिए, लास्ट क्लास है, 3 क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आ रहा है। यानी आप ये सोच के कि लास्ट क्लास से छोड़ देते हैं, आप छोड़ नहीं सकते। ये भी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन एगो तो जरूर रहेगा इससे। तो आइए वापस इसको थोड़ा खत्म कर लें। देखिए, XCF2, XCF4 और XCF6 सब का संरचना बना हुआ है। आगे देखिए, जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड XCO3 है, XCOF4 है, XCO2F2 है। कैसे निर्माण होता है और इस सब का संरचना कैसा होता है, ये सब बना हुआ है। तो जहां तक हाइब्रिडाइजेशन की बात है, मान लो इसमें एगो तो जरूर पूछेगा। हाइब्रिडाइजेशन यदि तुम निकाल लेते हो तो सेप अपने आप समझ में आ जाएगा। बाकी तुम अपने याद करके देखो कैसे याद कर सकते हो। जैसे XCO3 है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि हम कैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। जेनन को लिखते हैं, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 बॉन्ड बनाता है तो एक ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा एक और डबल बॉन्ड बनाएगा, तीसरा एक और डबल बॉन्ड बनाएगा। बताइए इसका कितना इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग ले लिया? 6। तो बचा कितना? 2। यानी लोन पेयर तो एक ही ना बनेगा। डबल बॉन्ड में तो एक ही ना सिग्मा बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, यानी 3 + 1 4। एक S और 3 P मिलेगा तभी ना 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो उसी हिसाब से बताइए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इसका हो जाएगा sp3d2। 6 को जोड़ लो, हो जाएगा। इसका भी तुरंत क्या निकाले हो? sp3। इसका क्या होगा? 1 2 3 4 5, इसका हो जाएगा sp3d। इस तरह से हम आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बना सकते हैं। वैसे यदि आप बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते हैं तो सब का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप उसको जाके देखिए कि क्या है। ये चैप्टर यहीं पर खत्म हुआ, इसमें अब हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब सुनिए इधर, इसको हम खत्म जरूर कर दिए हैं, लेकिन इसका हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको कल कुछ नोटिस दिया गया था रेगुलर क्लास में। जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन आंसर, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है शुरू से बताते चले हम।
पहले आपको बताया गया कि NCl3 का निर्माण होता है, NCl5 का नहीं, जबकि PCl3 PCl5 दोनों बनता है। आपको बताया गया कि नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। आपको आगे बताया गया कि जल जो है ये द्रव अवस्था में रहता है, जबकि H2S जो है ये गैस अवस्था में रहता है। क्यों? इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे पीछे। इसके बाद इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है, संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 का निर्माण, हेबर प्रक्रम के द्वारा NH3 का निर्माण, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा HNO3 का निर्माण, ब्राउन रिंग टेस्ट, याद कीजिए आप ये सब पढ़े थे ना। आज के क्लास में अंतर हेलोजन यौगिक, जेनन के कुछ यौगिक की संरचना, यही सब क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये क्वेश्चन इस चैप्टर का मात्र 50% क्वेश्चन है। इसका जो 50% क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन 11 से पूछता है। तो 11 से पूछता है तो आप उसको छोड़ तो नहीं दीजिएगा, और पूछता तो 12th में ही है ना, तो उसका फिर कुछ जुगाड़ किया जाएगा, उपाय किया जाएगा। तो इसका एक लेक्चर हम इसे बना देंगे, लेकिन इसका सारे क्वेश्चन और आंसर सब टोटल एक तरफ से लिखा हुआ हम आज डालेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। वो क्वेश्चन भी लिखा हुआ रहेगा, उसका आंसर भी लिखा रहेगा। हिंदी मीडियम वालों का प्योर हिंदी में लिखा रहेगा, इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो उसको आप जरूर रट लीजिएगा, और बाद में की जो इससे बचेगा इसको कर लीजिएगा। और उसके बाद आप कहीं से क्वेश्चन बनाइए, एक आध दो ऑब्जेक्टिव में फंसिएगा, सब्जेक्टिव में आप नहीं फंसिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी रिएक्शन यदि याद रहेगा तो भी आप नहीं फंसिएगा, क्योंकि रिएक्शन याद आप छोड़िए ना, हमको रिएक्शन टोटल याद नहीं रहता है, ये एक सच्चाई है। तो ज्यादा उस पर माथा नहीं लगाना है, रिएक्शन से संबंधित बातें पूछी नहीं जाती। तो आज इस चैप्टर को हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसका एक और लेक्चर ऑनलाइन में ऐड होगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। हालांकि उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे। तो आज इसको हम खत्म कर रहे हैं। और आप लोग का जो भी लोग क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व है, आपका क्रैश कोर्स भी हमको लगता है कि 2 दिन बहुत बहुत हो गया, 2 से 3 दिन से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। आज तारीख है 24, यानी 25, 26, 27 को आपका लास्ट क्लास हर हाल में होगा। 27 को लास्ट करेंगे। जिस दिन क्लास लास्ट करेंगे उसी दिन टेस्ट सीरीज का एक मॉड्यूल जारी होगा, एक कैलेंडर जारी होगा अगला 1 महीना का, कि किस किस डेट में आपका एग्जाम होगा और कौन कौन चैप्टर रहेगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे आइएगा, यदि टेस्ट देने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो घर पर बैठ के पढ़िएगा। लेकिन हमारे ख्याल से आप आते रहिए, ये इसलिए ज़रूरी है काहे कि एनुअल एग्जाम तो आपको देना ही है। अरे यहाँ थोड़ा नंबर कम आ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाता है, नंबर कम आ जाएगा, कोई बोर्ड में जुड़ने वाला है क्या नंबर। लेकिन यदि यहाँ नंबर कम आएगा तो वहाँ नंबर ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि आप अपनी कमजोरी को समझ पाएंगे कि कहाँ गड़बड़ा रहे हैं आप। और दूसरी बात यह है कि अभी तक हम आपसे बात किए हैं इस मंच के माध्यम से, अब अगला 1 महीना में आपसे हम फेस टू फेस इंटरेक्ट होंगे। फेस टू फेस इंटरेक्ट होने का मतलब है कि अब हम मंच पर नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए। अब आप टेस्ट दीजिए, नीचे में आप बैठिए आराम से, और जिनको जो दिक्कत है पूछिए, हम आपके जगह पर आपको जाके बताएंगे। और इसका कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लिया जाएगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए। आप यदि क्रैश कोर्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं तो आपका कोई फीस नहीं है, और यदि आप क्रैश कोर्स में है नहीं तो आप यहाँ आएंगे अब क्या करने के लिए, तो देख लीजिए अपने हिसाब से। यदि टेस्ट देना चाहते हैं तो कैलेंडर देख लीजिएगा, आ जाइएगा। लेकिन फ्री में हाँ 10 लपर खींच के मारेंगे, टेस्ट देने दे देंगे। ऐसे 10 रुपया जमा करना पड़ेगा, ऐसे 10 लपर। देखो और एक डेमो दिखाते हैं। और इधर इधर यहाँ मेरा हाथ टूटेगा, यहाँ से मारेंगे रोड पर जाके, 1 लपर में गिरेगी, मतलब 10 लपर में तो सीधे घर पहुंच जाएगी, टेस्ट कहां से दे पाएंगे। एगो छटपट करी थी, लगाए देखो ना, हाथ टूटा हो उसका, गया लुल, तब तक ठीक हो जाएगा। हालांकि टूटा नहीं है, टूटता तो लिख थोड़े पाते, अभी बस खाली मचाया है, हल्का सा हड्डी वाला दर्द है, और उसमें भी दोष पूरा का पूरा इसका है। हम जब कभी भी मारते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई या नॉर्मल चीजों के लिए, तो इस चीज को ध्यान में रखकर मारते हैं कि उसको कहीं से डैमेज ना हो। हम आगे बढ़े हुए थे, हम इस पर छड़ी मार रहे थे, इस पर लगता तो कुछ नहीं होता, यह मसल्स होता है, यहाँ पर क्या होगा। हम ऐसे मारे, ऐसे कर दी, बस मेरा छड़ी उधर से आया, इसका हाथ इधर से लगा इसी पर, तो ये हल्का सा जो केहूनी नहीं होता है,
ये हल्का ऊपर आ गया है। ये कहा क्या नीचे बहुत रहे तनिक ना, ऊपर चले जाते हैं। तो फिर जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक थोड़ी परेशानी होगी। कोनो दिन दूसरों हाथ तोड़ देंगे। हाँ? नहीं बाई मिस्टेक उसको लग गया, उसको मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। हाँ जब मारते हैं असली वाला मार, तब कुछ नहीं देखा जाता है कि छरी लग कहाँ रहा है। यदि आप ज्यादा छटपट कीजिएगा तो हम आंख बंद कर लेते हैं, आंख बंद करके मारेंगे, जहां लगना होगा लग जाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ भी है। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट ना हो। उसमें भी गलती कर रही थी, आइडेंटिटी कार्ड नहीं लाई, ऊपर से दूसरा आइडेंटिटी कार्ड दिखा रही है। किसका दिखा रही थी? उस समय क्या लफड़ा चल रहा था? तो रख ली थी तो मार ला। तो कोई दिक्कत नहीं हो, रखी तो कहाँ, हाथे न टूटा, क्या होगा? कोनो कोनो बात है? आइए कल, अरे क्वेश्चन अभी तुमको मिल जाएगा, ऑफिस से ले लेना। ले लिए? अच्छा किया। अच्छा क्वेश्चन बना के लाइएगा कल, देखना ना क्वेश्चन में कुछ हो नहीं है, हो ना हो कल पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाए।